सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का यह खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 2400 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसके दिमाग ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया? एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक, एक तर्कशास्त्री, एक राजनीतिक विचारक और एक कला समीक्षक भी था। एक ऐसा गुरु जिसने दुनिया के सबसे महान विजेताओं में से एक सिकंदर महान को शिक्षा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरस्तु की, जिन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। उनकी सोच इतनी गहरी और इतनी विशाल थी कि आज भी विज्ञान से लेकर राजनीति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक उनके विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, ये ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है क्योंकि अरस्तु का जीवन और उनके विचार किसी सागर से कम नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पहले कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें ताकि आप इसे आराम से अंतराल ले लेकर सुन सकें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक खोज है जो आपको सोचने के नए तरीके सिखाएगी। इस सफर में हम अरस्तु के बचपन से लेकर उनके महान दार्शनिक बनने तक की कहानी जानेंगे, उनकी दोस्ती और दुश्मनी के किस्से सुनेंगे और उनके सबसे महत्वपूर्ण विचारों को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए समय की नाव पर सवार होकर चलते हैं प्राचीन ग्रीस के उस सुनहरे दौर में और मिलते हैं उस महान विचारक से जिनका नाम है अरस्तु। अध्याय नंबर 1, एक जीनियस का जन्म। वो माहौल जिसने अरस्तु को बनाया। आज से लगभग 2400 साल पहले की बात है। ग्रीस यानी यूनान उस समय दुनिया में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। यहीं पर 384 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के एक छोटे से शहर स्टेगिरा में एक बच्चे का जन्म हुआ। यह कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो बच्चा था जिसे दुनिया आगे चलकर अरस्तु के नाम से जानने वाली थी। उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां ज्ञान और विज्ञान की बातें रोज होती थीं। उनके पिता निकोमाक्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो मैसेडोनिया के राजा अमिंटास तृतीय के निजी चिकित्सक थे। आप सोच सकते हैं कि जिस घर में राजा के डॉक्टर रहते हों वहां का माहौल कैसा होगा। दवाइयों, जड़ी बूटियों, इंसानी शरीर की बनावट और बीमारियों के कारणों पर चर्चा करना उनके घर में आम बात थी। यहीं से बचपन में ही अरस्तु के मन में चीजों को गहराई से देखने, उन्हें समझने और उनके पीछे के कारण को जानने की एक आदत बन गई। उनके पिता उन्हें प्रकृति के करीब ले जाते, अलग अलग पौधों और जानवरों के विषय में बताते। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, यह वो ज्ञान था जो देखकर, छूकर और महसूस करके मिलता था। यहीं से अरस्तु के अंदर वो वैज्ञानिक सोच पैदा हुई जो उन्हें उनके गुरु प्लेटो से अलग बनाती थी। वो हर चीज को अपनी आंखों से परखना चाहते थे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अरस्तु अभी छोटे ही थे, उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। वो अनाथ हो गए। उनके एक रिश्तेदार प्रोक्सेनस ने उनकी परवरिश की। बचपन में ही माता पिता को खो देना किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत गहरा सदमा होता है। लेकिन शायद इसी अकेलेपन ने अरस्तु को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से अध्ययन और अपने आसपास की दुनिया को समझने में लगा दिया। वो हर समय सवालों से घिरे रहते थे। ये दुनिया कैसे काम करती है? तारे क्यों चमकते हैं? इंसान क्यों सोचता है? समाज कैसे बनता है? उनके सवालों का कोई अंत नहीं था। उनके पालक पिता ने उनकी इस जिज्ञासा को पहचाना और उन्हें बेहतरीन शिक्षा देने का फैसला किया। उस समय अगर किसी को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा चाहिए होती थी तो उसके लिए सिर्फ एक ही जगह थी और वो थी एथेंस। 17 साल की उम्र में वो नौजवान अरस्तु अपने मन में हजारों सपने और सवाल लिए अपने छोटे से शहर स्टेगिरा से निकलकर ज्ञान के सबसे प्रमुख शहर एथेंस की ओर चल दिया। ये एक बहुत अहम कदम था। एथेंस उस समय दुनिया का पावर हाउस था। वहां सुकरात जैसे महान विचारक हो चुके थे और प्लेटो जैसे दार्शनिक अपना ज्ञान बांट रहे थे। अरस्तु एथेंस किसी घूमने फिरने के इरादे से नहीं आए थे। उनका एक ही मकसद था, प्लेटो की एकेडमी में शामिल होना। प्लेटो की एकेडमी उस समय की सबसे उच्च यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, जहां गणित, दर्शन और विज्ञान की सबसे उन्नत शिक्षा होती थी। जब अरस्तु वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और सीखने की लगन से सबको हैरान कर दिया। प्लेटो खुद उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एकेडमी का मस्तिष्क कहने लगे। वो अरस्तु की अध्ययन की भूख को देखकर कहते थे कि मेरा घर पाठक का घर है।
अरस्तु सिर्फ एक छात्र बनकर नहीं रहे, वो एक शोधकर्ता बन गए, एक ऐसे विचारक बन गए जो अपने गुरु की बातों को सुनता तो था, लेकिन उन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता था। यह वो दौर था जिसने अरस्तु की नींव रखी। एक तरफ उनके पिता से मिली वैज्ञानिक और व्यावहारिक सोच थी, जो हर चीज को सबूतों के साथ परखना चाहती थी। दूसरी तरफ उनके गुरु प्लेटो की आदर्शवादी सोच थी, जो मानती थी कि असली दुनिया हमारे विचारों में है, भौतिक दुनिया तो बस एक परछाई है। इन दोनों महान विचारों की टकराहट ने अरस्तु के दिमाग में एक ऐसी चिंगारी पैदा की जो आगे चलकर दर्शन की दुनिया में एक ज्वाला बनने वाली थी। उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया, लेकिन वो उनकी परछाई बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते थे। उन्होंने अगले 20 साल प्लेटो की एकेडमी में बिताए, सीखते हुए, सिखाते हुए और सबसे अधिक सवाल करते हुए। ये 20 साल उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल थे। यहीं पर उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया जो उनके भविष्य के कामों का आधार बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20 साल तक अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य रहने के बाद भी अरस्तु को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? प्लेटो की मृत्यु के बाद एकेडमी का प्रमुख किसी और को बना दिया गया। यह अरस्तु के लिए एक भारी आघात था। वो इंसान जिसे एकेडमी का मस्तिष्क कहा जाता था, उसे ही नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण था या विचारों का मतभेद? इस घटना ने अरस्तु को एथेंस त्यागने पर विवश कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। एथेंस से निकलकर उनकी यात्रा उन्हें कहां ले गई और कैसे वो एक राजा के शिक्षक बने। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी कभी अपमान और असफलता ही हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाती है। अध्याय नंबर 2, गुरु की छांव में प्लेटो की अकादमी के 20 साल। जब 17 साल के अरस्तु एथेंस पहुंचे तो वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुए जो उनके अपने शहर स्टेगिरा से बिल्कुल अलग थी। एथेंस सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक विचार था। एक ऐसा विचार जहां लोकतंत्र, कला और दर्शन अपनी चरम सीमा पर थे। और इस विचार के केंद्र में थी प्लेटो की एकेडमी। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां कोई फीस नहीं लगती, जहां अमीर गरीब का कोई भेद नहीं, जहां सिर्फ ज्ञान की प्यास रखने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। प्लेटो ने इस एकेडमी की स्थापना इसी मकसद से की थी कि वो ऐसे नेता और नागरिक तैयार कर सकें जो तर्क और न्याय के आधार पर समाज को चलाएं। एकेडमी के द्वार पर लिखा था, जिसे गणित का ज्ञान न हो वो यहां प्रवेश न करे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां किस स्तर की शिक्षा होती होगी। अरस्तु के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। यहां उन्हें वो सब कुछ मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी, ज्ञान, तर्क और बहस करने के लिए दुनिया के सबसे तेज दिमाग। अरस्तु जल्द ही एकेडमी के सबसे होनहार छात्र बन गए। उनकी अध्ययन की लगन और हर चीज की तह तक जाने की आदत ने प्लेटो को बहुत प्रभावित किया। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। उनका मानना था कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे कि ये कुर्सी, ये मेज, ये वृक्ष, ये सब असली नहीं है। ये तो असली चीजों की बस एक अधूरी नकल या परछाई है। असली दुनिया तो हमारे विचारों की दुनिया है, जिसे वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहते थे। उनके अनुसार कहीं एक आदर्श कुर्सी का विचार मौजूद है और दुनिया की सारी कुर्सियां उसी आदर्श कुर्सी की नकल हैं। ये एक बहुत गहरी और अमूर्त सोच थी। अरस्तु ने अपने गुरु के इन विचारों को बहुत ध्यान से सुना और समझा। कई सालों तक वो प्लेटो के सबसे मुख्य समर्थक रहे। वो प्लेटो के विचारों को न सिर्फ अध्ययन करते थे, बल्कि उन पर लेक्चर भी देते थे। उनकी योग्यता इतनी थी कि प्लेटो उन्हें प्यार से द माइंड ऑफ द एकेडमी, यानी एकेडमी का दिमाग कहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अरस्तु के मन में सवाल उठने लगे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और उन्होंने बचपन से ही चीजों को छूकर, देखकर और उनका विश्लेषण करके समझना सीखा था। उनके लिए असली दुनिया वही थी जो सामने दिख रही है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। उन्हें अपने गुरु प्लेटो की यह बात कुछ अजीब लगती थी कि असली कुर्सी वो नहीं जिस पर हम बैठते हैं, बल्कि वो है जो हमारे विचार में है। अरस्तु का मन कहता था कि अगर हमें किसी भी चीज को समझना है तो हमें उसी चीज का अध्ययन करना होगा, न कि उसके किसी काल्पनिक आदर्श रूप का। यहीं से गुरु और शिष्य के बीच विचारों का एक मौन संघर्ष शुरू हुआ। यह कोई विवाद नहीं था, बल्कि दो महान विचारकों के बीच दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरियों का टकराव था। प्लेटो की नजर आसमान की ओर थी। वो आदर्शों और कल्पनाओं की दुनिया में सच खोज रहे थे। वहीं अरस्तु की नजर जमीन पर थी।
वो इसी दुनिया में अपने आसपास की चीजों में सच को तलाश रहे थे। मशहूर पेंटर राफेल की एक पेंटिंग है द स्कूल ऑफ एथेंस, जिसमें प्लेटो और अरस्तु को साथ चलते हुए दिखाया गया है। उस पेंटिंग में प्लेटो की उंगली आसमान की तरफ है और अरस्तु का हाथ जमीन की तरफ। ये एक तस्वीर ही उन दोनों के दर्शन के पूरे अंतर को बयां कर देती है। अरस्तु ने 20 साल, अपनी जवानी के सबसे कीमती 20 साल प्लेटो की एकेडमी में गुजारे। ये एक बहुत लंबा समय होता है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि सिखाना भी शुरू कर दिया था। वो एकेडमी में तर्क शास्त्र और भाषण कला जैसे विषयों पर लेक्चर देते थे। उन्होंने अपने खुद के विचार भी विकसित करने शुरू कर दिए थे, जो कई मायनों में प्लेटो से अलग थे। वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था, प्लेटो मेरे दोस्त हैं, लेकिन सत्य मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। इसका मतलब था कि वो दोस्ती के लिए सच को नहीं त्याग सकते। वो प्लेटो की इज्जत करते थे, लेकिन जहां उन्हें लगता था कि प्लेटो गलत हैं, वहां वो अपनी बात रखने से नहीं हिचकते थे। ये एक सच्चे शिष्य और एक महान विचारक की निशानी थी। वो किसी की परछाई बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो ज्ञान के आकाश में अपना खुद का सूरज बनना चाहते थे। 347 ईसा पूर्व में जब प्लेटो का निधन हुआ, तो एकेडमी में हर किसी को यही लगा कि अब अरस्तु ही इस महान संस्था के नए प्रमुख बनेंगे। आखिर वो सबसे योग्य थे, सबसे अनुभवी थे और प्लेटो के सबसे करीबी शिष्य थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकेडमी का नेतृत्व प्लेटो के एक रिश्तेदार स्प्यूसिपस को सौंप दिया गया। अरस्तु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ये उनके लिए एक बहुत विशाल आघात था। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ का मानना है कि अरस्तु के विचार प्लेटो के विचारों से इतने अलग हो चुके थे कि एकेडमी के लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। कुछ ये भी कहते हैं कि क्योंकि अरस्तु एथेंस के नागरिक नहीं थे, वो एक बाहरी व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। वजह चाहे जो भी रही हो, अरस्तु का दिल टूट गया। जिस जगह को उन्होंने 20 साल तक अपना घर माना, वहीं पर उन्हें पराया महसूस कराया गया। इस घटना के बाद उन्होंने एथेंस त्यागने का फैसला किया। एक ऐसा शहर जहां उन्होंने अपनी पूरी जवानी बिताई थी, उसे त्याग कर वो एक अनजाने सफर पर निकल गए। लेकिन क्या ये उनके लिए एक अंत था, या फिर ये उस महान यात्रा की शुरुआत थी जहां वो दुनिया को अपने नजरिए से देखने वाले थे, बिना किसी गुरु की छांव के? उनकी ये यात्रा उन्हें कहां ले गई और कैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू किया, ये जानने के लिए हमें उनके साथ एथेंस से बाहर निकलना होगा। अध्याय नंबर 3, एथेंस से निर्वासन और एक नई खोज। जब दार्शनिक बना जीव विज्ञानी। एथेंस से दिल टूटने के बाद अरस्तु ने अपने दोस्त जेनोक्रेट्स के साथ शहर त्याग दिया। वो लगभग 40 साल के थे और अब उनके सामने एक खुला आसमान था। वो किसी एकेडमी या गुरु के बंधन में नहीं थे। अब वो आजाद थे, अपनी मर्जी से दुनिया को देखने और समझने के लिए। उनकी पहली मंजिल बनी एशिया माइनर, आज का तुर्की का एक शहर एसोस। वहां के शासक हर्मियास प्लेटो की एकेडमी के छात्र रह चुके थे और वो अरस्तु का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने अरस्तु को अपने शहर में एक नई एकेडमी खोलने के लिए आमंत्रित किया। यहां अरस्तु ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सिखाना और शोध करना शुरू किया। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। एथेंस के कोलाहल और राजनीतिक खींचतान से दूर उन्हें शांति से काम करने का अवसर मिला। यहीं पर उनकी दोस्ती शासक हर्मियास से इतनी गहरी हो गई कि बाद में उन्होंने हर्मियास की भतीजी पिथियास से शादी कर ली। पिथियास से उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम भी उन्होंने पिथियास ही रखा। अरस्तु के जीवन में यह स्थिरता और खुशी का दौर था। एसोस में कुछ साल बिताने के बाद अरस्तु को पास के ही एक द्वीप लेस्बोस से बुलावा आया। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहां आकर अरस्तु के अंदर का वो वैज्ञानिक जागा जो बचपन में उनके पिता ने जगाया था। लेस्बोस के लैगून और समुद्र तट समुद्री जीवन से भरे हुए थे। अरस्तु ने अपना सारा ध्यान जीव जंतुओं के अध्ययन में लगा दिया। वो घंटों तक समुद्र के किनारे बैठकर मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को देखते रहते। उन्होंने कटलफिश की शारीरिक रचना का इतना सटीक वर्णन किया है कि वैज्ञानिक आज भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने पहली बार डॉल्फिन और व्हेल जैसी मछलियों को स्तनधारी या मैमल्स की श्रेणी में रखा, क्योंकि वो बच्चे पैदा करती हैं और उन्हें दूध पिलाती हैं। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी खोज थी, क्योंकि तब तक लोग इन्हें सिर्फ विशाल मछलियां ही समझते थे। उन्होंने जानवरों को उनके खून के रंग के आधार पर बांटा, लाल खून वाले और बिना लाल खून वाले।
ये वर्गीकरण आज के वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी वाले और इनवर्टिब्रेट्स बिना रीढ़ की हड्डी वाले के वर्गीकरण का आधार बना। आप सोचिए, वो समय जब न कोई माइक्रोस्कोप था, न कोई मॉडर्न लैब। उस समय एक इंसान सिर्फ अपनी आंखों से देखकर और अपने हाथों से विच्छेदन करके हजारों प्रजातियों का अध्ययन कर रहा था। उन्होंने मुर्गियों के अंडों को खोलकर हर दिन चूजे के विकास की प्रक्रिया को देखा और उसे दर्ज किया। यह दुनिया में भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी की शायद पहली स्टडी थी। अरस्तु सिर्फ एक दार्शनिक नहीं रह गए थे, वो दुनिया के पहले महान जीव विज्ञानी या बायोलॉजिस्ट बन चुके थे। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और जनरेशन ऑफ एनिमल्स जैसे कई ग्रंथ लिखे, जिनमें 500 से भी ज्यादा प्रजातियों का विस्तृत वर्णन था। उनका काम इतना सटीक और विस्तृत था कि अगले 2000 सालों तक कोई भी वैज्ञानिक उन्हें चुनौती नहीं दे पाया। डार्विन ने भी अरस्तु को अपने समय का सबसे महान प्रकृतिवादी कहा था। यह वो काम था जो वो शायद एथेंस में रहकर कभी नहीं कर पाते। एथेंस में उनका ध्यान प्लेटो के अमूर्त विचारों पर केंद्रित था, लेकिन एथेंस से निकलकर ही उन्हें प्रकृति की इस ठोस और सच्ची दुनिया को करीब से देखने का अवसर मिला। यह दौर हमें अरस्तु के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिखाता है, अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म। इसका मतलब है कि ज्ञान का स्रोत हमारे अनुभव और हमारी इंद्रियां हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वही सच की ओर पहला कदम है। यह प्लेटो के आदर्शवाद से बिल्कुल उल्टा था। प्लेटो कहते थे कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, असली ज्ञान तो आत्मा और तर्क से मिलता है। लेकिन अरस्तु ने कहा, नहीं, ज्ञान की शुरुआत ही इंद्रियों से होती है। अगर हमें किसी अश्व को समझना है तो हमें अश्वों को देखना होगा, उनका अध्ययन करना होगा, न कि किसी काल्पनिक आदर्श अश्व के विषय में सोचना होगा। यह सोच विज्ञान की नींव है। आज दुनिया में जितनी भी वैज्ञानिक उन्नति हुई है वो अरस्तु की इसी सोच पर आधारित है कि देखो, परखो, विश्लेषण करो और फिर नतीजे पर पहुंचो। लेकिन लेस्बोस के शांत तट पर ज्ञान की खोज में डूबे अरस्तु को क्या पता था कि दुनिया की सबसे विशाल राजनीतिक शक्ति की नजर उन पर है। उनके पुराने शहर मैसेडोनिया में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था, राजा फिलिप द्वितीय। फिलिप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे और उनका एक सपना था, पूरी दुनिया को जीतना। इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास एक बेटा था, एक ऐसा बेटा जो इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाने वाला था। राजा फिलिप जानते थे कि अपने बेटे को दुनिया का सबसे विशाल विजेता बनाने के लिए उसे सिर्फ हथियारों की ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग की भी जरूरत होगी। और उस समय अरस्तु से बेहतर दिमाग और कौन हो सकता था। एक दिन राजा फिलिप का एक संदेशवाहक लेस्बोस के तट पर पहुंचा। वो संदेश अरस्तु के लिए था, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के राजकुमार का गुरु बनने के लिए बुलाया जा रहा था। एक दार्शनिक, एक जीव विज्ञानी, अब एक भावी विश्व विजेता का शिक्षक बनने वाला था। यह एक ऐसा रुख था जो न सिर्फ अरस्तु का बल्कि पूरे दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। क्या अरस्तु ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया? और अगर किया तो उन्होंने उस तूफानी और महत्वाकांक्षी युवक सिकंदर को क्या सिखाया? इन दोनों की मुलाकात ने दुनिया पर क्या असर डाला? यह कहानी किसी भी कल्पना से ज्यादा रोमांचक है। अध्याय नंबर 4, राजकुमार का गुरु। जब अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी, जब मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का बुलावा अरस्तु तक पहुंचा, तो वो एक पल के लिए जरूर चौंके होंगे। जिस मैसेडोनिया को वो एक छोटे बच्चे के रूप में त्याग कर आए थे, आज उसी की सबसे अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही थी। उन्हें 13 साल के एक राजकुमार को सिखाना था, एक ऐसा राजकुमार जिसके पिता का सपना पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना था। यह कोई आम ट्यूशन नहीं थी, ये एक राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का काम था। अरस्तु ने इस चुनौती को स्वीकार किया। शायद उनके मन में अपने पिता की याद भी आई होगी, जो खुद मैसेडोनिया के राजा के चिकित्सक थे। अरस्तु वापस अपनी मूल की ओर लौट रहे थे, लेकिन इस बार एक नई भूमिका में। वो लगभग 42 साल के थे और उनके पास ज्ञान और अनुभव का विशाल भंडार था। वो जानते थे कि एक राजा को सिर्फ युद्ध जीतना ही नहीं, बल्कि एक अच्छी सरकार चलाना, न्याय करना और अपनी प्रजा को खुश रखना भी आना चाहिए। राजा फिलिप ने अरस्तु और अपने बेटे सिकंदर की शिक्षा के लिए मीजा के नखलिस्तान में एक खास स्कूल बनवाया। यह जगह शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में थी। यहाँ खूबसूरत बगीचे, रास्ते और बैठने की जगहें थीं। यहीं पर अरस्तु ने अगले कुछ साल
सिकंदर और उसके कुछ दोस्तों को सिखाने में बिताए। आप सोच रहे होंगे कि अरस्तु ने सिकंदर को क्या सिखाया होगा। क्या उन्होंने उसे सिर्फ युद्ध की रणनीतियां या राजनीति के दांव पेंच सिखाए? नहीं, अरस्तु की शिक्षा इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने सिकंदर को सबसे पहले होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी सिखाए। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये ग्रीक संस्कृति, वीरता, सम्मान और नैतिकता के पाठ थे। अरस्तु चाहते थे कि सिकंदर एक बहादुर योद्धा होने के साथ साथ एक नैतिक इंसान भी बने। उन्होंने सिकंदर को इलियड की एक विशेष प्रति दी थी, जिसे सिकंदर हमेशा अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। इससे पता चलता है कि अरस्तु की शिक्षा का सिकंदर पर कितना गहरा असर हुआ। इसके अलावा अरस्तु ने सिकंदर को वो सभी विषय सिखाए जिनमें वो खुद माहिर थे। उन्होंने उसे भाषण कला या रेटरिक सिखाई ताकि वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सके। उन्होंने उसे राजनीति या पॉलिटिक्स का ज्ञान दिया ताकि वो समझ सके कि एक अच्छा राज्य कैसे चलाया जाता है। उन्होंने उसे नैतिकता या एथिक्स का पाठ सिखाया ताकि वो सही और गलत का फैसला कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने सिकंदर के अंदर ज्ञान की एक ऐसी प्यास जगा दी जो कभी नहीं बुझी। अरस्तु ने उसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसे अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना और समझना सिखाया। वो उसे प्रकृति में ले जाते, अलग अलग पौधों और जानवरों के विषय में बताते, ठीक वैसे ही जैसे उनके अपने पिता ने उन्हें सिखाया था। इसी का नतीजा था कि जब सिकंदर अपनी विश्व विजय यात्रा पर निकला, तो वो अपने साथ सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, कलाकारों और इतिहासकारों की एक पूरी टीम लेकर गया। वो जहां भी जाता, वहां के वृक्ष, पौधों, जानवरों और संस्कृतियों का अध्ययन करवाता और सारे नमूने और जानकारी वापस अरस्तु के पास एथेंस भिजवाता। ये दुनिया के इतिहास का शायद सबसे विशाल वैज्ञानिक अभियान था और इसकी प्रेरणा अरस्तु ने ही सिकंदर को दी थी। गुरु और शिष्य का यह रिश्ता बहुत ही अनोखा था। एक तरफ था दुनिया का सबसे महान विचारक जो शांति, तर्क और ज्ञान में विश्वास रखता था। दूसरी तरफ था दुनिया का सबसे महान योद्धा बनने वाला एक महत्वाकांक्षी राजकुमार, जिसके लिए जीत ही सब कुछ थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। अरस्तु ने सिकंदर को एक शासक की तरह सोचना सिखाया, न कि एक तानाशाह की तरह। उन्होंने उसे सिखाया कि असली जीत सिर्फ जमीन जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में है। उन्होंने उसे ग्रीक संस्कृति की श्रेष्ठता का पाठ सिखाया और यह भी सिखाया कि दूसरी संस्कृतियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। हालांकि बाद में जब सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को जीतने के बाद वहां की संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया, तो अरस्तु इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे। उनके बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हुए, लेकिन सिकंदर के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान कभी कम नहीं हुआ। अरस्तु ने सिकंदर को लगभग 3 साल तक शिक्षा दी। जब सिकंदर 16 साल का हुआ, तो उसके पिता राजा फिलिप ने उसे राज्य के कामों में शामिल करना शुरू कर दिया और उसकी औपचारिक शिक्षा समाप्त हो गई। इसके कुछ साल बाद राजा फिलिप की हत्या कर दी गई और 20 साल की उम्र में सिकंदर मैसेडोनिया का नया राजा बना। राजा बनते ही वो अपने पिता के सपने यानी विश्व विजय के अभियान पर निकल गए। अरस्तु का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने एक राजकुमार को राजा बना दिया था। अब उनके लिए मैसेडोनिया में रुकने का कोई कारण नहीं था। उनके मन में अब भी एक सपना अधूरा था, अपना खुद का एक स्कूल खोलने का सपना, जो प्लेटो की एकेडमी से भी उत्तम हो। और इस सपने को पूरा करने के लिए दुनिया में एथेंस से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। लगभग 50 साल की उम्र में अरस्तु एक बार फिर एथेंस लौटे, लेकिन इस बार वो एक असहाय छात्र बनकर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के गुरु के रूप में लौटे थे। उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। उन्होंने एथेंस में क्या किया, उन्होंने अपने स्कूल की स्थापना कैसे की जो इतिहास में अमर हो गया, और वो कौन सा अनोखा तरीका था जिससे वो अपने छात्रों को सिखाते थे। ये कहानी अरस्तु के जीवन के सबसे रचनात्मक दौर की है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। अध्याय नंबर 5, लिसियम की स्थापना। जब अरस्तु ने बनाया अपना ज्ञान का मंदिर। जब अरस्तु लगभग 12 साल बाद एथेंस वापस लौटे, तो शहर काफी बदल चुका था। उनके पुराने दुश्मन अब सत्ता में नहीं थे और उनके शिष्य सिकंदर की ताकत का डर हर किसी को था। अरस्तु के लिए यह एक सुनहरा अवसर था अपने सबसे विशाल सपने को पूरा करने का। उन्होंने प्लेटो की एकेडमी को टक्कर देने के लिए अपना खुद का स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने शहर के बाहर अपोलो लिसेउस के मंदिर के पास एक जगह चुनी।
इसी वजह से उनके स्कूल का नाम लाइसियम हुआ। ये प्लेटो की एकेडमी की तरह कोई औपचारिक इमारत नहीं थी, बल्कि एक सार्वजनिक व्यायामशाला या जिम्नेशियम थी जिसमें खुले बरामदे और बगीचे थे। अरस्तु को यह जगह बहुत पसंद आई क्योंकि यहां वो अपने छात्रों के साथ टहलते हुए शिक्षा दे सकते थे। उनकी इसी आदत की वजह से उनके अनुयायियों को पेरिपेटेटिक्स कहा जाने लगा, जिसका ग्रीक में मतलब होता है टहलने वाले। लाइसियम प्लेटो की एकेडमी से बहुत अलग था। प्लेटो की एकेडमी में गणित और अमूर्त दर्शन पर ज्यादा जोर दिया जाता था, जबकि अरस्तु के लाइसियम में विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति और अनुभव पर आधारित हर विषय पर शोध होता था। ये एक स्कूल से ज्यादा एक रिसर्च सेंटर था। अरस्तु का मानना था कि दुनिया के हर विषय में ज्ञान छिपा है, चाहे वो कविता हो, राजनीति हो या फिर कीट पतंगों का जीवन। उन्होंने अपने छात्रों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक समूह को ग्रीस के सभी 158 शहर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी है। दूसरे समूह को जानवरों और पौधों का वर्गीकरण करने का काम दिया गया। यह एक अभूतपूर्व काम था। अरस्तु ने दुनिया का पहला महान पुस्तकालय या लाइब्रेरी और संग्रहालय या म्यूजियम भी लाइसियम में ही स्थापित किया। उन्होंने सिकंदर की मदद से पूरी दुनिया से पांडुलिपियां, नक्शे और वैज्ञानिक नमूने मंगवाए। ये एक ऐसा खजाना था जो ज्ञान की दुनिया में किसी क्रांति से कम नहीं था। अरस्तु का सिखाने का तरीका भी बहुत अनोखा था। वो दिन में 2 तरह के लेक्चर देते थे। सुबह के समय वो अपने उन्नत छात्रों के लिए मुश्किल और गहरे विषयों पर लेक्चर देते थे, जैसे कि तर्कशास्त्र, भौतिकी और तत्वमीमांसा। ये लेक्चर बहुत ही गूढ़ और तकनीकी होते थे। शाम के समय वो आम जनता और शुरुआती छात्रों के लिए आसान और लोकप्रिय विषयों पर भाषण देते थे, जैसे कि नैतिकता, राजनीति और भाषण कला। उनके शाम के लेक्चर बहुत लोकप्रिय थे और विशाल संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। वो सिर्फ एक तरफा ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि अपने छात्रों को सवाल पूछने, बहस करने और अपने विचार रखने के लिए भी उकसाते थे। वो चाहते थे कि उनके छात्र रटने वाले तोते न बने, बल्कि स्वतंत्र विचारक बने। उनका मानना था कि असली शिक्षा सवालों से शुरू होती है, जवाबों से नहीं। अगले 12 साल अरस्तु के जीवन के सबसे ज्यादा उत्पादक और रचनात्मक साल थे। इसी दौरान उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिन्हें आज हम अध्ययन करते हैं। ये ग्रंथ असल में उनके लेक्चर नोट्स थे, जिन्हें उनके छात्रों ने संकलित किया था। उन्होंने लगभग हर उस विषय पर लिखा जिसके विषय में सोचा जा सकता है। उन्होंने तर्कशास्त्र या लॉजिक पर लिखा और बताया कि सही तरीके से कैसे सोचा जाए। उन्होंने तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स पर लिखा और अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की, जैसे कि यह दुनिया क्या है और इसका अंतिम कारण क्या है। उन्होंने नैतिकता या एथिक्स पर लिखा और बताया कि एक खुशहाल और सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। उन्होंने राजनीति या पॉलिटिक्स पर लिखा और एक आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने जीव विज्ञान या बायोलॉजी पर लिखा और हजारों प्रजातियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने काव्य शास्त्र या पोएटिक्स पर लिखा और बताया कि एक अच्छी कहानी या नाटक कैसे लिखा जाता है। उनका काम इतना विशाल और इतना गहरा था कि ऐसा लगता है जैसे किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि पूरी एक संस्था ने मिलकर यह काम किया हो। लाइसियम ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बन गया था जिसकी चमक दूर दूर तक फैल रही थी। यहाँ छात्र सिर्फ अरस्तु से सीखने नहीं आते थे, बल्कि खुद शोधकर्ता बनकर ज्ञान की सीमाओं को आगे ले जा रहे थे। अरस्तु ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां हर विचार का स्वागत था, हर सवाल को सम्मान मिलता था और हर तथ्य को परखा जाता था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि ज्ञान किसी एक किताब या एक गुरु तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है, बस उसे खोजने वाली नजर चाहिए। लाइसियम की स्थापना अरस्तु की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी। ये उनके इस विश्वास का प्रतीक था कि ज्ञान को साझा करने से वो उन्नत होता है, कम नहीं होता। लेकिन अरस्तु ने लाइसियम में सिर्फ अलग अलग विषयों पर ज्ञान ही नहीं बांटा। उन्होंने अपने छात्रों को एक ऐसी चीज दी जो इन सबसे ज्यादा कीमती थी। उन्होंने उन्हें सोचने का एक सिस्टम दिया, एक टूलकिट दी, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी समस्या को सुलझा सकते थे, किसी भी तर्क को परख सकते थे। ये टूलकिट आज भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम इसे तर्कशास्त्र के नाम से जानते हैं। अरस्तु का तर्कशास्त्र क्या था और ये कैसे काम करता है? ये इतना शक्तिशाली क्यों है कि 2400 साल बाद भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से लेकर कानूनी बहसों तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है?
ये जानने के लिए हमें अरस्तू के दिमाग के सबसे मजबूत हिस्से को समझना होगा।